दोस्तों, एक 19 साल की जवान बहू के साथ उसका ससुर, इतनी की बहू भी अपने ससुर का भरपूर साथ दे रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उसके बहू की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और उन दोनों की सिसकारियाँ, आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही होती हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो अपने बहू की हालत इस कदर ख़राब करता है कि जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो सच में आपको यकीन नहीं होगा कि एक ससुर अपने नई नवेली बहू के साथ इतना घिनौना काम कर सकता है। और उस लड़की का जो हस्बैंड गया तो कहाँ गया। तो ये सब कुछ जानने के लिए दोस्त इस वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं न्यू रोमांटिक वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मुंबई की। दरअसल मुंबई के शहर में एक बिल्डिंग में छोटा सा परिवार रहा करता है, जिस परिवार में एक दामोदर नाम का आदमी रहता है, जिसकी उम्र 55 से 60 साल होती है। और उसी का एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम हरीश होता है, और उसकी उम्र 22 से 25 साल होती है। हरीश अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके अपने पिताजी के साथ बिजनेस में हाथ बटाया करता है। दामोदर की पत्नी का कुछ महीना पहले देहांत हो चुका था और अब बाप और बेटा उस बड़ी सी बिल्डिंग में अकेले रहा करते थे। लड़के के जो पिताजी होते हैं दामोदर, वो अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में कहने लगते हैं अपने बेटे की शादी के लिए कि कोई अच्छी सी पढ़ी लिखी लड़की मिले तो मुझको ज़रूर बताना, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। उनके दोस्त रिश्तेदार भी हाँ कर लेते हैं कि मुझे अगर आपके बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की पढ़ी लिखी दिखाई देगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन हरीश के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता आता है जिसका नाम अनिका होता है। अनिका की उम्र 19 साल होती है, जवान होती है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। इस वजह से जो भी उससे कोई देखता एक बार में ही उसे पसंद कर लेता। एक दिन हरीश के पिता लड़की के घर जाते हैं दामोदर। वो जैसे ही उस लड़की अनिका को देखते हैं, वो पहली बार में ही पसंद कर लेते हैं कि यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। अब उस लड़की को जब पसंद कर लेते हैं तो उस लड़की के हाथ में कुछ पैसे रख देते हैं शगुन के तौर पर, और वहीं पर अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। लगभग 3 महीने बाद वो दिन आता है जिस दिन हरीश को दूल्हा बनना था। अब हरीश दूल्हा बन जाता है और अपनी बारात को लेकर अनिका के घर पहुंच जाता है। वहां पर अच्छे से सभी लोगों का स्वागत किया जाता है, बारातियों का। रात में उन दोनों की अच्छे से धूमधाम से शादी समारोह होता है, शादी विवाह अच्छे से संपन्न होता है। जैसे ही सुबह होती है, हरीश अनिका को गाड़ी में बिठाता है और बारात को अपने घर ले जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है, दुल्हन उतरती है, जो भी रस्म होती है वो भी निभाई जाती हैं, और हरीश दुल्हन को अपने कमरे में बिठा देता है और खुद बाहर घूमने के लिए चला जाता है। और जैसे ही रात के 10 बजते हैं, वो दुल्हन अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है सुहागरात मनाने के लिए, लेकिन हरीश वहाँ पर नहीं होता है। थोड़ी देर बाद, करीब 1 घंटे बाद 11 बजे हरीश अपने कमरे में जाता है। जब कमरे में जाता है तो वो उस जहाँ पर दुल्हन बैठी होती है वहीं पर बैठ जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर तो बातें करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं, एक दूसरे के रवैये को समझते हैं। एक दूसरे को अच्छे से जाने पहचानने के बाद जो हरीश होता है वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है। घूंघट उठाने के बाद जो हरीश होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो दुल्हन होती है वो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उसकी उम्र 19 साल की होती है, अभी वो जवान लड़की ही लग रही थी। तो जो हरीश होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन मिली। अब वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो भी रस्म होती है तो वो रस्म निभाते हैं। और फिर जो हरीश होता है वो धीरे धीरे वो अपने दुल्हन के गहने उतारने लगता है। एक वो 2 से 3 बार तक एक दूसरे के साथ सुहागरात मनाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही दुल्हन उठती है, घर पे साफ़ सफाई करती है और सभी घर वालों के लिए, अब यानी कि अपने ससुर के लिए और घर में जितने रिश्तेदार होते हैं सब के लिए चाय नाश्ता बनाती है, सबको अच्छे से चाय नाश्ता कराती है। और दुल्हन फिर से सबको नाश्ता कराने के बाद दुल्हन फिर से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने पति हरीश का इंतज़ार करने लगती है। और जो हरीश होता है वो दिन में अपने ऑफिस चला जाया करता है काम करने के लिए। इधर जो दुल्हन होती है वो हरीश का इंतज़ार कर रही होती है कि कब घर आएंगे, कब घर आएंगे, लेकिन हरीश दिन में घर नहीं आता है। दुल्हन इंतज़ार करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, करीब 10 से 11 बज जाते हैं, लेकिन हरीश घर नहीं आता है। जैसे ही रात के पूर्व 12 बजते हैं वैसे ही हरीश अपने घर आ जाता है। जैसे ही हरीश घर आता है, अपने कमरे में जाता है, देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी हुई है। वैसे ही उसकी पत्नी उठकर तुरंत हरीश के गले चिपक जाती है। फिर उसकी पत्नी अपने पति के लिए पानी लाती है और वहीं पर चटाई बिछा देती है और अपने पति को खाना निकाल कर दे देती है। अब हरीश खाना पीना खा पी कर जो है अपने बिस्तर पर लेट जाता है।
और जैसे ही सुबह होती है, हरीश अपने बिजनेस के लिए काम करने के लिए अपने ऑफिस निकल जाता है। अच्छा, उस दिन हरीश को थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो हरीश अपनी गाड़ी को तेज़ चलाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो 2-4 किलोमीटर घर से आगे जाता है, वैसे ही हरीश का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इस कदर होता है, इतना दर्दनाक होता है कि उसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब जैसे ही एक्सीडेंट होता है, वैसे ही पड़ोस में वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो हरीश को जानते पहचानते हैं। अब वो लोग उस लड़के को पहचान जाते हैं कि ये तो फलाने का लड़का है, दामोदर का लड़का है। जैसे ही दामोदर के पास वो लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही उसके पिता इस बात को सुनते हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वैसे ही अपनी बहू को इस चीज़ की खबर देते हैं कि हरीश का एक्सीडेंट हो गया है। अब उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत ज़्यादा रोने बिलखने लगती है, परेशान हो जाती है और अपने ससुर से कहती है कि मुझे वहाँ जल्दी लेकर चलो। अब दोनों लोग फट से तैयार होते हैं, तुरंत ऐसे ही तैसे घर से निकल जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, वैसे ही देखते हैं कि जो उनका लड़का है वो पूरी तरह से मर चुका है। और जब मर चुका होता है तो वहाँ पर जो कुछ लोग खड़े होते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। वैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है, तुरंत पंचनामे की कार्रवाई होती है। कार्रवाई करने के बाद उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है और उस बॉडी को घर वालों को दे देते हैं। वहाँ पर जो उनके घर वाले होते हैं, बॉडी का जो है वो अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी लोग घर आते हैं और वहाँ पर उनके लिए शांति का पाठ करवाते हैं। हरीश को मरे करीब 3-4 महीने जब बीत जाते हैं, तब भी उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुमसुम रहती है, बहुत ज़्यादा उदास रहती है, बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, अपने आप को बदनसीब समझ रही होती है। लेकिन उसके ससुर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा जो होना था वो हो चुका है, अब तुम अपनी ज़िंदगी देखो, अपने आप को संवारो, अच्छे से रहो। तो उसकी जो हरीश की पत्नी होती है वो अपने ससुर की बातों को मान लेती है और हर चीज़ को भूल कर वो अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जीने लगती है। अब उसकी लड़की जो उसकी बहू होती है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। तो जो दामोदर का बिज़नेस होता है वो कहते हैं कि बेटा अब तुम मेरे बिज़नेस को अब तुम संभालो। अब जो उसकी पत्नी जो उसकी जो पत्नी होती है वो उस बिज़नेस को संभालने के लिए रोज़ ऑफिस आया जाया करती है अपने ससुर के साथ। अब वहाँ पर जब उसकी पत्नी अपने ससुर के साथ ऑफिस में बैठती है, वो सब कुछ देखती है कि इतना पैसा आया है, इतना पैसा आया है। मतलब कि इस चीज़ को लेकर वो उसके दिमाग में एक आइडिया चलने लगता है कि अगर इन पैसों के लिए अपने ससुर को जान से मार दूं तो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। अब धीरे धीरे जो उसकी पत्नी होती है वो अपने जिस्मों से अपने ससुर को आकर्षित करने लगती है। अपने ससुर के साथ गाड़ी में बैठकर जैसे ही ऑफिस जाती है, तरह तरह के छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है, जिस वजह से उनके जो ससुर होते हैं उसकी नज़र अपने बहू के शरीर पर पड़ने लगती है। अब उसकी बहू के दिमाग में एक गंदा विचार आता है। वो सोचती है क्यों ना अपने ससुर को अपने शरीर के द्वारा संतुष्ट करूं और उनके बिजनेस को अपने नाम कर लूं। एक दिन उसके दिमाग में विचार ये आता है कि जब वो दोनों घर जाते हैं तो जब उसकी बहू अपने ससुर के लिए खाना बना रही होती है, उसके ससुर उसे पानी मांगते हैं, तो जो महिला होती है वो अपने ससुर के गिलास में 2 सेक्स पावर की गोलियाँ डाल देती है। अब जो पानी होता है, पानी में वो गोलियाँ जब घुल जाती हैं तो उस पानी को उठाकर अपने ससुर को दे देती है। अब पानी को ससुर पीने के बाद उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा उत्तेजनाएं बढ़ने लगती हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। तो इसी तरह करते करते करीब 3-4 महीने जब बीत जाते हैं तो उसकी जो बहू होती है वो अपने ससुर का मर्डर करवा देती है। मर्डर करने के बाद उसकी बहू उस लाश को बाथरूम में जाकर छुपा देती है और कुछ दिनों के बाद उस लाश से इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि पूरी बिल्डिंग में पूरी बदबू फैल जाती है। जो लोग रह रहे होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। जब लोग उसके कमरे में एंटर करते हैं, जाते हैं वहाँ, तो देखते हैं कि उसी के कमरे से बदबू आ रही थी। अब जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है, वैसे वहाँ से इतनी तेज़ बदबूदार गैस निकलती है कि लोगों का खड़े होना वहाँ पर दुश्वार होता है। लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद में जैसे ही पुलिस आती है वैसे ही उस लाश को हिरासत में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब जो आरोपी होते हैं वो आरोपी होती है उनकी बहू ही। पुलिस सब कुछ छानबीन कर लेती है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लेती है। करने के बाद में जो आरोपी ठहरती है उसकी बहू ठहरती है। उससे सख्ती से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि ये सब करने के लिए मेरे ससुर का इतना बड़ा बिजनेस था, मेरा पति मर चुका था और मैं इनके बिजनेस को हड़पने के लिए मैंने इनके साथ ये सब कुछ किया। अब उस लड़की को जो पुलिस होती है वो अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसको जेल में भेज देती है और
जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो उनका बिजनेस हो जाता है, उनका कोई भी वारिस नहीं होता। इस वजह से सब कुछ सरकार का हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।